नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को लग रहा है, और रक्षा मंत्री को लग रहा है तो कोई वजह होगी कि भारत फिर से हमला करेगा। क्यों लग रहा है उनको ऐसा? और साथ में अगली लाइन में वो ये भी जोड़ते हैं कि भारत की तरफ से पानी का रोका जाना एक्ट ऑफ वॉर है। एक तरफ भारत की तरफ से हमला होगा और दूसरी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर, पानी को रोके जाने को बताया जाना। ये क्या दिखा रहा है मनोस्थिति? ख्वाजा आसिफ की इस पर चर्चा होगी, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, प्रतिशोध जहां एक बार शुरू होता है फिर वो रुकता नहीं है। आपको मालूम है ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया, यही सुना है ना आपने। लेकिन क्या ये सीज फायर चल रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए। इजराइल से युद्ध के बाद ईरान से बहुत बड़ी खबर, परमाणु बम बनाने की तरफ एक और कदम बढ़ा ईरान। अब आईएईए के साथ सहयोग नहीं करेगा ईरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने यह घोषणा की। हालांकि इससे पहले अब्बास अराक्ची भी ये कह चुके हैं कि हम यूरेनियम संवर्धन के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम अपने मन मुताबिक चीजें करेंगे और हम किसी की बात मानेंगे नहीं। ये असल में ईरान हाल के ये 12 दिन का जो युद्ध आपने देखा, इसके बाद ईरान ने क्या सोचा है खुद के बारे में। आईएईए की कोई बात नहीं मानेंगे ये कहकर वो क्या बताना चाह रहा है। और यूरेनियम अगर रिच किया जाएगा, उसको और ज्यादा एनरिच किया जाएगा, तो फिर इससे क्या किया जाएगा? गुलाब के फूल तो खिलेंगे नहीं, इससे बॉम्ब ही बनाया जाएगा। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। ये चल क्या रहा है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और कॉमोडोर बहल भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। गुड इवनिंग, जय हिंद। सबसे पहले मेजर गौरव आर्य, ये जो हम नियम को मानेंगे नहीं और कानून को तोड़ेंगे नहीं वाली ये जो ईरान के तरीके हैं, ये क्या बता रहे हैं? दिनेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ईरान आज से नहीं, ईरान बहुत पहले से कह रहा है। पहले दबे लफ्जों में कहता था, फिर डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी के बारे में कहता था, आज खुल के बोल रहा है। ईरान को यह बात पता है कि अमेरिका ने एक बार बम मार दिया तो वो जो एक लक्ष्मण रेखा थी जो अमेरिका नहीं कर रहा था कई सालों से, वो लक्ष्मण रेखा अमेरिका पार कर चुका है। और यही चीज पिछले 20 साल से बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये पूरे देश के लिए नहीं, मतलब सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरे देश के, लेकिन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, खासतौर से अमेरिका के लिए भी खतरा है। और ये बात खमेनेई और खमेनेई के पहले खोमेनेई, ये दोनों के दोनों कह चुके हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। अब मुझे बात ये समझ में नहीं आती दिनेश, ये बंदा कह रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पहली चीज। दूसरा कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम पे बम मारूंगा, और तुम भी अमेरिका हमारे दुश्मन हो, इजराइल अमेरिका दोनों पे बम मारूंगा। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, इनको डाउट क्यों है? वो तो खुल के मुंह पे बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे बम। ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ा है, ये आपके मुंह पे इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला था, पहले बोला कि नहीं साहब हम तो बनाएंगे सिर्फ बिजली के लिए, ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी वांट, और एनर्जी सप्लाई फ्रॉम न्यूक्लियर, एक ये बोला। उसके बाद धीरे धीरे डुअल यूज अमाद प्लान के बाद, एक अमाद प्लान हुआ था, उसके बाद डुअल यूज पे ये लोग आ गए, और उसके बाद अब ये खुल के बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार है न्यूक्लियर बम बनाने का। और कोई ईरानियन जो स्टेट है उसके, आप जरा उसके स्टेटमेंट आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन से कंफ्यूजन होगा। ईरान ने कभी अपनी तरफ से कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी है, उसने सीधा सीधा कहा हम बनाएंगे, लेकिन उनके यहाँ से भी स्टेटमेंट आते रहे सर, उनके यहाँ से भी स्टेटमेंट आते रहे हैं। खमेनेई कहते रहे कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, साथ में इसको एनरिच भी करेंगे। तो एनरिच करेंगे तो क्या करेंगे उसमें? फिर क्या उसका परफ्यूम बनाएंगे? क्या करेंगे? ये एक बड़ी बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अपनी वायुसेना को मजबूत करने चीन के दरवाजे पर ईरान पहुंच गया है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना है। ईरान ने 2023 में रूस से 50 सुखोई 35 जेट्स खरीदने की डील की थी। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस ने सुखोई 35 अभी तक नहीं दिया है। अब Su-35 की तुलना में सस्ते J-10C पर ईरान की नजर है। J-10C की कीमत उसके मुकाबले बहुत कम है सर। J-10C ये देने के बाद ये तो नहीं कहेंगे वही एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है जो हमने पाकिस्तान को माल दिया था? देखो दिनेश, रहेगा तो वही एक्सपोर्ट क्वालिटी। और जहां तक J-10C का सवाल है, जब इनको पहले एयर डिफेंस नेटवर्क अपना ठीक करना पड़ेगा। वो पूरे घूम रहे थे, इसराइल के सारे जहाज इनके एयर स्पेस में ऐसे घूम रहे थे और टहल रहे थे जैसे बाग में आप चहलकदमी करते हैं। तो पहले उसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम परमाणु बम बनाएंगे, ये बार बार कह रहे हैं, वो एक कहते हैं शर्म का पर्दा था, अब वो फट गया, जीबी फाड़ दिया है। अच्छा, अब ये खुल के कह रहे हैं हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे वो भी बता रहे हैं। इंटेंट में और बनाने में कोई फर्क नहीं है। जब तक ईरान है पूरी कोशिश करेगा बनाने की, एनरिच करने की कोशिश करेगा। अब खुल के सामने आ गया है, यही फर्क पड़ा है इस 12 दिन के जो युद्ध हुआ है उसका। ईरान, ये दोनों ही खबरें, ये J-10C का खरीदा जाना और ये कहना कि हम तो इसको एनरिच करेंगे और हमको इससे कोई रोक नहीं सकता,
इसका मायना सीधा सीधा ये है कि क्या उन्होंने अपनी एक वीक लिंक के तौर पर अपनी एयरफोर्स को पहचाना है, उसको आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे उन्होंने कहा एम्बिग्विटी हटाओ, सीधे सीधे कहो कि हम तो बनाएंगे बम। ये हुआ क्या? दिनेश जी, कौन सी एयरफोर्स की बात कर रहे हैं? उनके पास कुछ है ही नहीं। मिग 29 जहाज, Su-24 जहाज, वो जहाज, F-4 जहाज, 14 जहाज, कहाँ? वो तो कब के लोगों ने उसको राइट ऑफ कर रखा है। ये ले लेने से क्या होगा? ये लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि अभी बता रहे थे मार्शल साहब भी, एयर डिफेंस जब तक नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। और बड़ी अहम बात क्या आती है जब वो बात करते हैं कि मुझे एनरिच करना है यूरेनियम। ये 12 दिन के युद्ध में उनको एक चीज तो समझ आ गई कि उनको ये युद्ध अपने आप अकेले लड़ना है। ना रशिया उनकी हेल्प में आया, ना चीन उनकी हेल्प में आया। अगर उनको अपने अस्तित्व को बचाना है तो जरूरी है कि लेकिन अभी बयान आया है किम जोंग उन की तरफ से कहा गया है कि अब की बार मार दिया अगर ईरान को। मेजर गौरव आर्य, ये किम जोंग उन ने कहा है कि अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब की बार अगर मारा तो फिर चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर आ जाएंगे ईरान के समर्थन में। देखिए साहब, एक छोटी सी बात है, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात बताई। जैसा मैंने बोला कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। ये बीच बीच में भौंकने के लिए और काटने के लिए इनको छोड़ता रहता है, गले से पट्टा खोलता है, ये काटते हैं। अब हो क्या रहा है इसमें, जो सर ने बात अभी बोली ना, सर ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि ईरान की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि इजराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, फिजिकली लड़ाई में इन्वॉल्व है और बम गिरा रहा है। ईरान के साथ कौन खड़ा है भाई? ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। लंबी लंबी बातें रूस ने करी, लंबी लंबी बातें चीन ने करी, और पाकिस्तान ने तो इतनी लंबी लंबी बातें करी कि वो लंबी बात एक्चुअली तलवार बन गई ईरान के गर्दन पे, धोखा दे दिया। तो ईरान को एक बात ये साबित हो गई है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, अगली लड़ाई खुद लड़नी है। और ये रेजीम, ये खमेनेई की रेजीम, दिनेश मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, इसका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होगा सर्वाइवल का, ओनली वन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट है न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर वेपन इनके पास नहीं रहे तो इनको टक्कर देगा। न्यूक्लियर वेपन से ही सुरक्षा हो सकती है, इसलिए सुरक्षा तो हर हाल में सुनिश्चित करनी है। खामेनेई के सामने सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है। और नए युद्ध की तैयारी में इजराइल और अमेरिका। अगली खबर देखिए, टेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सैन्य विमानों की आवाजाही बढ़ी। हवाई अड्डे पर बड़ी तादाद में अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमान उतरे। ये क्या लेकर गए होंगे मार्शल श्रीवास्तव, ये क्या लेके गए होंगे? वही लेके गए जो खर्च कर दिया। बाद की लड़ाई हुई, जितने ड्रोन्स खर्च हुए, तो इतनी जल्दी रिप्लेनिश क्यों कर रहे हैं? जरूरी है। नहीं, इतनी जल्दी रिप्लेनिश कर रहे हैं, मतलब तुरंत में फिर कुछ होने वाला है क्या? देखिए, आयरन डोम को आयरन बीम तो बना लिया, आयरन डोम, आयरन बीम, एरो 1, एरो 2, डेविड स्लिंग, सबको वापस पुनः स्थापित करना है दिनेश, जिससे कि कोई खतरा नहीं आ सके। ये जरूरी है। इजराइल छोटा सा देश है, अगर उसमें ये कोई खामी आ गई तो इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बची खुची अभी भी इनके पास मारक क्षमता है ईरान के पास। ईरान को ऐसा है कि आप जितना भी मार लीजिए, कुछ मिसाइल्स तो होंगी, उनको गिरने का कोई भी समय और साधन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये सारे विमान उतर रहे हैं और पूरी जो रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, जितना भी इनके पास एम्युनिशंस का भंडार था। अब ये जरा देख लीजिए, ये सीज फायर जो है उसकी हकीकत देखिए। तेहरान में IRGC के मिसाइल बेस पर धमाके की खबर है। बनफ्शे पार्क के पास हथियार मिसाइल डिपो में विस्फोट, इलाके में धुआं और सायरन की आवाज। अब ये जाहिर है अपने आप तो फूटा नहीं होगा मेजर गौरव आर्य। अब अगर यहाँ ये फूटा तो मुझे ये लगता है कि इजराइल इस समय यहाँ पे इक्का दुक्का अगर ऐसा कुछ कर भी देगा तो ईरान की तरफ से कहा जाएगा नहीं, इजराइल वाला नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ये धोखे से फट गया हो, क्योंकि ये सीज फायर कायम रहने में ही फिलहाल भलाई है जब तक परमाणु नहीं बन जाता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, और इसमें हो सकता है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स को बोल दें कि जरा ये बात उछालना कि इजराइल ने करी है, लेकिन औपचारिक तौर पे इसको अंडर प्ले करेगा ईरान, और इसलिए अंडर प्ले करेगा क्योंकि ईरान का बहुत भारी नुकसान हो गया। ईरान माना क्यों ये सीज फायर, आपको पता है ये माना क्यों सीज फायर? ईरान इसलिए माना क्योंकि ईरान में लड़ाई करने की क्षमता नहीं थी, और इजराइल इसलिए माना क्योंकि अमेरिका चाहता था, क्योंकि बिना अमेरिका के उसके हथियारों का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो दोनों का इसमें फायदा था, सीज फायर में मानना पड़ा, दोनों को मानना पड़ा। लेकिन जिस दिन मजबूरी नहीं होगी उस दिन ये सीज फायर टूटेगा और उस दिन दोबारा लड़ाई होगी। ये हो ना हो इजरायलियों ने करा होगा, हो ना हो। और आप कान खोल के मैं आपको आज बता रहा हूं व्यूअर्स को, अगले 2-3 महीने के अंदर अगर फिर से किसी टॉप कमांडर की हत्या नहीं हो जाती है कुछ एक्सीडेंट में, या अजीबोगरीब कोई ट्रेडमिल पे भागता हुआ सर के बल गिर के मर गया, ये इजरायली मारते भी ऐसे है ना, बड़े इनोवेटिव तरीके इजरायली कि सवेरे चहल कदमी कर रहे थे, कुछ हुआ और वो मर गए,
इस टाइप का आप देखिएगा, इजराइल नहीं रुकने वाला है साहब, वो नहीं रुकेगा। तो ये आपको सतह पर जो सीज फायर दिखाई दे रहा है, इस सतह के नीचे बहुत सारा अंडर करंट है, इसको समझने की जरूरत है। और भारत के करीब अमेरिका ने तैनात किए बॉम्बर। यह खबर देखिए, डिएगो गार्सिया में B-52 F-15 KC-135 तैनात। सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा। कम मौकों पर इस सैन्य अड्डे पर इतनी बड़ी तैनाती तो होती रहती है यहाँ, लेकिन एक साथ इतने सारे अलग अलग तरीके के फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और उनकी इतनी ज्यादा तैनाती, ये डिएगो गार्सिया, ये भी जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप कमोडोर बहल अगर इसकी सिचुएशन समझा सकें, यहाँ पर इस तैनाती के मायने क्या हैं, अगर आप ये बता सकें। देखिए, डिएगो गार्सिया 2000 किलोमीटर नीचे है भारत के, और 3700 से 400 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से। और B-52 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों कैरी कर सकता है। और KC-135 जो उसके साथ है वो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, यानी कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उसको हवा में अगर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े, अगर उसको हवा में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़े तो उसको रास्ते में या तो जाते टाइम या आते टाइम उसकी रिफ्यूलिंग करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, B-52 से बॉम्बिंग नहीं होगी। बॉम्बिंग होगी तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही होगी, चाहे वो व्हाइट मैन बेस जो एयरफोर्स का उनका है मिसूरी में, या फिर B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे भी आके डिप्लॉय होते रहे हैं। और उनकी जो 11,000 किलोमीटर की रेंज है उसमें बड़े आराम से। तो सर, इस समय क्या चल रहा है ऐसा जियोपॉलिटिकली कि यहाँ इतनी सारी तैनाती हो रही है? ये एक तो है पोजीशनिंग, दूसरी है जो हम कहते हैं ना, जिसको कि हम दिखा रहे हैं ईरान को, और उसको पोस्चरिंग जैसे वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश में एक वर्ड है, हिंदी में शायद कोई और वर्ड नहीं है, पोस्चरिंग। और तीसरी चीज है कि अगर कोई अर्जेंटली अटैक करना पड़े तो B-52 में इतना पेलोड है कि वो जाके काफी तहस नहस कर सकता है ईरान। इसमें क्विकली ये कहना चाहूंगा कि हॉर्मुज को देखिए, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है ईरान की तरफ से, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया होती है, तो ये उसके दायरे में तेल वाली तैनाती है, तेल वाली तैनाती है, ये पूरा सी लेन्स को कवर करने की तैनाती है। राइट। अगर ईरान ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और हॉर्मुज में कहीं उसने अपनी मसल फ्लेक्सिंग की, तो असल में जो कहा जा रहा है ना पोस्चरिंग वो कि जो पहलवान होता है ना, वो दांव लगाकर चित तो करता ही है, लेकिन पहले जो मूंछों में ताव देकर ताल ठोकता है ना, वो बड़ा जरूरी होता है। और यहाँ पर वो हो रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर ट्रंप ने लगाई रोक। एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले, हवा में मार करने वाली मिसाइल सप्लाई पर रोक। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम की खेप रोकी। 155 mm आर्टिलरी राउंड, GMLRS स्टिंगर, AIM-7 हेलफायर मिसाइलों की खेप पर रोक। अमेरिका ने हथियारों के स्टॉक की कमी का दिया हवाला। मेजर गौरव आर्य, आप ये कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये ब्रेक लगाया जाएगा, और ये लगाया जाना शुरू कर दिया गया। देखिए साहब, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं, और कंफ्यूज इसलिए हुआ हूं कि कल परसों इन लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था अपनी कांग्रेस में कि जो तेल खरीदेगा रूस से, जो भी तेल खरीदेगा, खासतौर से भारत और चाइना, उनके ऊपर 500% टैरिफ होगा। ठीक है। उसके 3 दिन पहले इसने बोला था कि ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा आदमी है। पहले हमारा जो भी कुछ हुआ थी, खटपट हुआ, ऐसी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत, इन्होंने तारीफ करी ज़ेलेंस्की की। आज ये ज़ेलेंस्की के बिल्कुल कहते हैं वेपन्स रोक दिए इन्होंने, पेट्रियट मिसाइल वगैरह। तो ज़ेलेंस्की लड़ेगा कैसे? देखिए, रूस इनकी बात मान नहीं रहा है। ऐसे बात तो ये होती ना कि जब रूस कहता कि साहब हम ठीक है, हम लड़ाई रोक रहे हैं, आप ज़ेलेंस्की को बोलो कि वो भी ना लड़े, तो अमन शांति। रूस कह रहा है नहीं, कोई अमन शांति नहीं, हम तो ठोकते रहेंगे इसको। ज़ेलेंस्की के आपने हथियार ले लिए, ये चाह क्या रहा है? ये सीज फायर की बात कर रहा है, और दोनों में से कोई इसके सीज फायर की बात नहीं मान रहा। अब इसका आखिरी दांव ये रह गया है कि यूक्रेन के पास बिल्कुल भी कोई हथियार ना चाहिए। लेकिन उससे होगा क्या? अभी कल परसों आप ही ने कवर करा था ना दिनेश अपने प्रोग्राम में कि एक गांव घेर लिया जहां पे लिथियम था। इन्होंने पूरा घेर लिया गांव। वो तो रूसी फौजें तो आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रंप क्या चाह रहा है? जैसे ट्रंप ने बहुत पहले बोला था, मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मुझे लगता है भैया, जब ट्रंप को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? मुझे एक चीज और लगती है, हो सकता है कल जब इस वक्त हम लोग मिल रहे हों तो ये पता चले कि वो खेप भेज दी गई। कल रोकी गई थी, आज भेज दी गई। ये इस तरीके ये जो काम किया जा रहा है नेटो के चक्कर में, यूक्रेन को यहां तक पहुंचाना और अब खेप रोकने की बात करना, बीच में रेयर अर्थ मेटल की डील भी कर लेना, और ये दिखाता क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं यूएस के, उन्होंने कहा था जितने मैं अपने अंडरगारमेंट चेंज नहीं करता, मतलब एक दिन के अंदर, उतनी बार तो ये पॉलिसी चेंज कर देते हैं अपनी। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है। और ट्रंप अब क्या चाहता है कि अगर ये युद्ध रुक नहीं रहा, तो अगर वो रोक लेगा सप्लाई, खेप रोक लेगा, जो हमने बताया कि पैट्रियट सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको बहुत जरूरी चाहिए, तो उसके बाद इतनी तबाही यूक्रेन की हो जाएगी, कम से कम यूक्रेन डिसाइड कर लेगा कि अब मुझे
सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की ही इसको आगे लेके जा रहा है और जेलेंस्की ये हमेशा कह रहा है कि यूरोप को अटैक करेगा रशिया। तो अगर ये खेप वाकई रोक के रखी जाती है तो सीज फायर अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ पैक 3 मिसाइल्स में है, उसी के अंदर थोड़ा सामर्थ्य क्या है सर पैक 3 मिसाइल? पैक 3 मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक या सब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकती है। अच्छी है, अच्छा। और उसी का हमला होगा। ओके। अगर आपने पैक 3 खत्म कर दी इनकी बैटरीज में से जो पैट्रियट में है, बाकी पीएसी जो दूसरा वर्जन है वो नहीं रोक सकता है। पैक 3 उसमें सक्षम है, लेकिन कॉस्टली भी वही है। अच्छा। करीब 4 मिलियन से ऊपर की मिसाइल है वो। तो उसको अगर उसने नहीं दिया तो अब जेलेंस्की क्या करेंगे? और जो उनके पास चीजें आ रही हैं, अटैक्स जो हो रहे हैं, और आप एक चीज और देख रहे हैं, अटैक्स अब बहुत बढ़ गए हैं। जितने भी चाहे ड्रोन्स के हों चाहे मिसाइल्स के हों, अटैक्स बढ़ गए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो बहल साहब ने बोला कि ये जो चीज है अल्टीमेटली जेलेंस्की हिमसेल्फ विल से आई वांट सीज फायर, फिर इनको मिलेगा नोबेल प्राइज कि आपने पीस करवा दी। अब ये जिस तरीके का लेकिन इनका सीज फायर हो रहा है, मुझको लगता है इनको जो वो तमगा मिलेगा उसमें भी कई छेद होने चाहिए, अभी वो जस्टिफाई कर सकेगा। जिस तरह का सीज फायर उसी तरह का तमगा। बेहद खौफ में है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। अगली खबर फ्लैश कीजिए। ख्वाजा आसिफ भारत की तरफ से फिर से अटैक की संभावना कह रहे हैं आसिफ। पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है, ख्वाजा आसिफ ने कहा। कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा। सुनिए जरा। मेजर गौरव आर्य, आपकी बातें बहुत देखी जाती हैं पाकिस्तान में, मैं जानता हूं, और आप कई बार कह चुके हैं कि रोक दिया हमने, करो ना कुछ। ये रोकेंगे, अभी भी ये फ्यूचर टेंस में क्यों बात कर रहे हैं? कि देखिए साहब, ये इनका जवाब यही है, इंटरव्यू एक और दे देंगे, फिर एक और इंटरव्यू दे देंगे, फिर बिलावल एक और धमकी दे देगा कि लाशें बिछा देंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। बिलावल ने बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हम जंग कर देंगे, 6 के 6 जितने नदियां हैं सारी की सारी ले लेंगे भारत से। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें पाकिस्तान को रीड करने का सिंपल तरीका है। अगर धमकी कोई फौजी देता है तो उसमें 10% हो सकता है कुछ माल हो, मटेरियल हो, 10%। और अगर कोई सिविलियन धमकी देता है, तो पॉलिटिकल लीडर धमकी देता है, तो वो जीरो बेस, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये देखिए ना, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है दिनेश, वो कभी फौजियों के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, वो डालता है प्रेशर सिविलियन लीडरशिप के ऊपर। अब सिविलियन लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पूछ रहा है कि साहब, भारत ने तो 1 लाख करोड़ के हथियार खरीद लिए, भारत तो कह रहा है ये वेपन खरीदेंगे, ये वेपन खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये जो आपने कहा इंटरव्यू, मतलब ये जो मुंह की मिसाइलें चल रही हैं इनकी, ये मुंह की मिसाइलें चलाते रहने के अलावा भी इनका कोई रोल है? बीच में जाकर माफी मांग लेना, जैसा आपने कहा था कि शहबाज शरीफ को तो माफी मांगने के लिए रखा है कि तुमको हम प्रधानमंत्री बुला दिया करेंगे, तुम बीच में जाकर जहां हम कहें वहां माफी मांग लेना। सर, ये बीच में ये कितने दिन वहां की पब्लिक सुनती रहेगी? ये कह रहे हैं, वो सुनते रहें और मानते रहें कि ये जो कह रहे हैं उसमें सब्सटेंस है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दिनेश जी। अगर आप देखें, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही थी कि हमने वेस्टर्न के बहुत डर्टी लिनन को वॉश किया कितनी साल से ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद अब जो बात आ रही है, जब हमने 100 से ऊपर उनके आतंकी मारे, तो एक खौफ हो गया पाकिस्तान के अंदर। और उस खौफ के बाद क्या हुआ? उस खौफ के बाद अब डिस्कशन हो रही है मीडिया में कि अगस्त एंड तक भारत अटैक कर देगा। क्यों अटैक कर देगा? क्योंकि आईएसआई का प्लान है कि मुझे वापस से सबको रीइग्नाइट करना है, सबको रीमोटिवेट करना है। इसी वजह से इतनी सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, इतने सारे पब्लिक एड्रेसेस भी हो रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्शन हो रही है उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साथ साथ में छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। ये तो कमाल। अब उनको पता है कि हम आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं, आतंकी कोई घटना होने वाली है तो अटैक तो भारत से होगा ही। ये गजब है। मार्शल श्रीवास्तव के पास जाऊं उससे पहले गौरव आर्य, आपका एक कमेंट में ले लेता हूं कि ये तो कमाल है कि आप जेब कतरा कोई चढ़े बस में और चढ़ते ही ये कहने लगे कि आज मुझको लगता है मार पड़ेगी। अरे तुम जो काम करने वाले हो उसके बाद वही होने वाला है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। इन्होंने बनाया तो स्विमिंग पूल, वो जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में जो 14 करोड़ रुपए मिले थे, अब स्विमिंग पूल बना के ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें हम आपकी शो में कल परसों बता रहे थे कि वहीं पे डालो ब्रह्मोस। अब इनको पता, देखिए बात यह है ना कि इनकी दोनों मजबूरियां हैं। ये गलत काम करना, आतंकवाद फैलाना भी पाकिस्तान की मजबूरी और से मार खाना भी पाकिस्तान की मजबूरी है। तो दोनों के लिए इनके हाथ बंधे पड़े हैं। अब इसमें मार कौन खाएगा? मैं आपको बताता हूँ। इसमें मार खाएंगे आतंकवादी। पब्लिक किसको पीटेगी? पीटेगी नेताओं को। और आसिम मुनीर फिर से एक प्रमोशन ले लेगा, फील्ड मार्शल, जो उसका पेट नहीं भरा। अब वो कह रहा है कि कोई सुपर फील्ड मार्शल वाला रैंक निकालो, मैं 6-7 सितारे अपनी कार के आगे क्या बात है, क्या एनालिसिस है। मार खाएंगे भारत की तरफ से, कौन खाएगा? आतंकवादी खाएंगे। वहां पब्लिक किसको पीटेगी? उन हुक्मरानों को जो इंटरव्यू दे रहे हैं,
और उधर फील्ड मार्शल अब पता नहीं अपने लिए कौन सा चांद वाला मार्शल वाला एक प्रमोशन ले लेंगे। भारत और रूस में हो सकती है बड़ी डील, ये खबर देखिए। हेमाशंकर श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं। परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल की डील संभव, भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस विजिट पर निगाह बनाए हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सीरियसली स्पीकिंग दिनेश, हमारे पास जो सबमरीन्स हैं उसमें से 17 सबमरीन्स हमारी जो हैं मोर और लेस वेरी दे आर इन गोइंग थ्रू ऑब्सोलेसेंस पीरियड। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास नई सबमरीन्स आएँ, उसका तरीका जो लीज पर लेने का बन रहा है और जो ये बातचीत हो रही है बहुत सक्षम और सही बातचीत हो रही है, सही टाइम पर हो रही है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात होती है इसमें हमें शायद न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने का वो है, 2 हमारे पास तो हैं, एक बन रही है। इससे मिलने से हमारी वो जो पनडुब्बियों की जो हमारी वो है क्षमता है वो बढ़ेगी और वो बढ़ना बहुत जरूरी है। वो न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली और न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने वाली दोनों तो उसकी जब वो बनेगी वो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत स्टैब्लिश करती है और उसका जो खौफ रहेगा तब ये चारी। जहां तक कैंप्स की बात है, अभी निकल के आया है कि छोटे छोटे कैंप जैसे बैल साहब ने बताया वो सब बना रहे हैं, वो छोटे छोटे कैंप बना रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट हिंदुस्तान के पास है। वो जो काटसा वाले हैं वो काटसा वाले देख रहे होंगे क्या कि ये डील होने वाली? काटसा वाले तो जरूर देख रहे हैं, मैंने आपके शो में पहले ही बताया था, वो देख रहे हैं। लेकिन अब हम भी अमेरिका अपने दुश्मन देशों को उनसे जो मशीनरी या सामान लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, उनके ऊपर ये नियम लगा देता है काटसा सैंक्शन लगाने के लिए, उसकी बात चल रही है। हाँ, वो है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये उसका पर्पस है। तो वो करना चाहेंगे, लेकिन अब हम भी जो कहते हैं ना, हमें पता है कि ये जो मारपीट हुई, आपने मुनीर को लंच खिलाया, फिर मुनीर को यह भी बोला कि मुनीर इज वेरी स्टेबल एंड बैलेंस्ड। अगर इतना बोल दिया तो हमें आपसे क्या अपेक्षा होनी चाहिए? और बार बार आपने कहा कि वो मैंने ट्रेड डील दी थी, इसलिए आप ये नया चलन चल पड़ा है आजकल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य, अब इस तरीके से कहा जाएगा कि वो बहुत पागल संतुलित किस्म के आदमी हैं। क्या ये इस तरीके से अब किसी को बताया जाएगा? ये मैं आपके पास आता हूं समझने के लिए, लेकिन उससे पहले जापान ने बदल दी है पूर्वी एशिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी। जापान ने नई मोबाइल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। हाइपर वेलोसिटी गाइडेड प्रोजेक्टाइल ने चीन की नींद उड़ा दी है। कहा यह जाता है कि अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जापान हमेशा रक्षात्मक रहा है, वो अटैक करने वाले मोड में नहीं रहा है, लेकिन अब उसने भी गियर शिफ्ट कर दिया। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि अब सबको ये पता चल गया है कि ये सारे दोस्त बेमाने हैं। जो भी जहाँ खड़ा हो रहा है वो कह रहा मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये पाकिस्तान खड़ा हुआ, पिटाई हुई, चाइना आया? बिल्कुल कोई आया? कोई नहीं आया। सब आवाज आई, कोई आया नहीं। इजराइल जब खड़ा हुआ तो ये अमेरिका ने मदद की बाद में, क्योंकि उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट था। कोई आया? अकेला वो कर रहा था। नहीं, आप ये जो थे अकेले थे, तो अब सब निश्चिंत हो गए कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी। यूरोप को अकेले छोड़ दिया नाटो के बावजूद। कई बार ऐसे में होता था कि कुछ नेता होते थे आगे आगे चल रहे हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, देखते थे पीछे 2 किलोमीटर बाद लोग खड़े हैं। अब तो स्पीकर लगा दिए गए हैं और उसमें रिकॉर्डेड टेप चल रहा है, आदमी कोई नहीं है वहां पर। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आपके पास ये समझने के लिए कि ये चाइना के थ्रेट परसेप्शन की वजह से ही क्या वो देश जो अभी तक बुद्ध के उपासक बने रहे, उन्होंने भी अब बदल दिया गया? देखिए दिनेश, मैं आपको बात बताता हूं कि जापान का एक बहुत काला इतिहास रहा है और जापान ने चीन के ऊपर कुछ समय तक राज करा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जापान 1945 नहीं, ये कहानी तो हमें सुननी है, सिग्नल को आड़े आने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। 1945 के बाद से जब जापान का सरेंडर हुआ, उनके हिरोशिमा नागासाकी का अटैक के बाद से, तब से उन्होंने वो एक तरीके से अंडर प्रोटेक्टोरेट आ गए यूएसए के। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमिक वेलबींग पर पूरा ध्यान दिया और जापान अपने आप में, पहले आप सुनते होंगे जापान का जब सामान आता था लोग कहते मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, तो जापानी जूता का मतलब था सस्ता और नॉट सो टिकाऊ। अच्छा। लेकिन उसके बाद से जापान ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में तरक्की की, सारे जगह जापानीज फैल गए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एरो इंजन के पार्ट्स हो, सब में जापान का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब जापान ने 2 तरह की सोच लग रही है सर। एक तरह की सोच तो प्रिवेलेंट है ये दुनिया में कि हमारे पास जितने हथियार हो उतने हम शक्तिशाली। दूसरी ये है हथियार बाकी हो ना हो, एक न्यूक्लियर रख लो अपने पास। नहीं, अब समझ में ये आ गया है कि अगर मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास हथियार होना ही चाहिए। अगर समृद्ध है तो उसकी सुरक्षा के लिए हथियार होने ही चाहिए। पीस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर सनसनीखेज खुलासा। अगली खबर, फर्जी पासपोर्ट पर
3 आईएसआई अधिकारी पहुंचे बांग्लादेश। आईएसआई अधिकारियों को पाकिस्तान सेना के आर्मी मेडिकल कोर का सदस्य बताया गया। बांग्लादेशी सेना के 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन का भी दौरा कराया गया। ये आईएसआई चाह क्या रहा है बांग्लादेश में सर? देखिए, आईएसआई की जब से यूनुस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, इनके रिलेशनशिप। सर यूनुस के रहते फर्जी पासपोर्ट पे जाने की क्या जरूरत है? ऐलानिया जाओ ना, वो तो वेलकम कर रहे हैं। ये भारत की आंखों में और विश्व की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं। आपको याद होगा लाल मुनीरहाट बेस है, जो कि बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम साथ में पड़ता है। तो वहां पे भी ये गए थे, तो छुप के गए थे। आईएसआई की डेलीगेशन आई थी, किसी को बताया नहीं, वहां जाके गए। चीनी आए तो वो भी वहां गए थे। इनका पूरा प्लान चल रहा है। अगर आप ट्राइलेटरल मीटिंग देखें जो कुनमिंग के अंदर हुई थी, किसके बीच में हुई थी? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसी तरह की मीटिंग हुई थी, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए अब योजना शुरू हो गई। ये अगर योजना शुरू हो गई, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ चोरी छिपे जा रहे हैं मेजर गौरव आर्य, ये वैसा ही है जैसे कोई सिर में अपने कपड़ा लपेट ले और धड़ में कोई कपड़ा ना हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं कि इन्होंने अप्रैल में अगले साल चुनाव डिक्लेयर कर दिया मजबूरी में। वहां पे वकारुज़्ज़मान साहब, जो जनरल वकारुज़्ज़मान हैं, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी हैं, वो कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होने चाहिए। तुमने ये अप्रैल का क्यों ड्रामा कर रखा है? जमाते इस्लामी की तरफ से प्रेशर है साहब, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, उसकी तरफ से भी प्रेशर है। अब प्रेशर इनको चारों तरफ से है कि चुनाव। इसके बीच में ये जो बंदा है मोहम्मद यूनुस, ये चाहता है कि ये तख्त पे बना रहे। ये तख्त पे कैसा बना रहेगा? इंडिया को दुश्मन करार करके सबके सामने, पहली चीज। पाकिस्तान को बीच में लाके कि 1971 के जख्म अब भर गए हैं, चलो दोबारा हम दोस्ती करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। ये सारा का सारा जो हो रहा है मैटर बैकग्राउंड में, चाइना को बीच में लाना, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है। चाइना एक अब्बू चाहिए उसको, अमेरिका से बोल रहा है बेस ले लो, 2 अब्बू चाहिए उसको, और अपनी पब्लिक के लिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। बगल में भारत है, 85% हिंदू है, खा जाएगा तुम्हें। पर ये सेम स्टोरी है पाकिस्तान वाली। ये गजब की बात। अब इसको और आसानी से समझ लीजिए। घर में सास बहू की लड़ाई चल रही हो तो पड़ोसी से झगड़ा कर लो, इस कदर झगड़ा कर लो कि घर का झगड़ा छोटा हो जाए, इससे ध्यान हट जाए। और यही करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश में। गाजा में सीज फायर को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। इजराइल 60 दिन के सीज फायर के लिए तैयार, ट्रंप ने कहा। हमास को समझौता स्वीकार करना चाहिए, ट्रंप ने कहा। समझौता नहीं माना तो हालात और बिगड़ेंगे। ये लीजिए, नोबेल के लिए एक और महान कोशिश ट्रंप की तरफ से। मेजर गौरव आर्य, इतिहास याद रखेगा ट्रंप साहब को। जी, ये बंदा, मैं पता नहीं, मैं ट्रंप के बारे में कभी, कोई हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट रिसर्च करे, कोई PhD करे ट्रंप के दिमाग पे। ये क्या करता है, ये 2 जो गुट लड़ रहे होते हैं ना, उनके बीच में सीज फायर अनाउंस कर देता है। उन बेचारों को खुद नहीं पता कि सीज फायर हो गया है। उनको भी ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट से या ट्विटर अकाउंट से पता लगता है कि अच्छा हमारी लड़ाई खत्म हो गई। फिर एक दूसरे को कॉल करते हैं, भाई यार क्या हुआ है, क्या तुमने अग्री करा? नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने बोला? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ये ट्रंप कह रहा है कि 8-10 में सीज फायर करवा दूंगा, ऐसे फर्जी टाइप के। फिर मैं नोबेल पीस प्राइज की कमेटी के पास जाऊंगा कि बॉस देखो 10 सीज फायर किसने करवाए हैं? ट्रंप ने करवाए। आपका भाई है जो हर जगह सीज फायर करवा रहा है। ये आप खुद देखिए, ये जो सीज फायर करवा रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर, एक दूसरे की गर्दनें वो काट रहे हैं। ये कहता है कि सीज फायर करवा दूंगा, और आज से नहीं, अप्रैल से कह रहा है। ये अप्रैल से कह रहा है मैं सीज फायर करवा दूंगा। इसने सीज फायर करवाया इजराइल और ईरान के बीच में। वहां पे इजराइल ने लेबनान में बम मार दिया। फिर ये देखिए, इसके बाद 2 सीज फायर हो गए ना। फिर पहले इसने इजराइल और ईरान वाला हो गया एक, फिर इसके पास इजराइल और लेबनान का इसको बंद करवा देगा 2, फिर हमास और आई बेग योर पार्डन, रशिया और यूक्रेन का करवा देगा 3, फिर भारत और पाकिस्तान, ये 4-5 तो फर्जी वाले करवा चुका है। 2-4 और करवा के खड़ा हो जाएगा सामने। सर यहाँ पे तो मैंने कहीं पर देखा, ये मीम बनकर ये भी चल रहा है कि ये ट्रंप महोदय हैं, घर के झगड़े सुलझाने के लिए भी अगर आपको सीज फायर करवाना है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर भी डला हुआ है। वाकई ये इसी तरीके की इनकी इमेज बन रही है वर्ल्ड ओवर कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं। अनाउंसमेंट दुनिया भर के सीज फायर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान का कश्मीर अलाप देखिए जरा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार का बयान, कश्मीर विवाद को अब और टालना ठीक नहीं है। कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कदम उठाए, ये एक बार फिर से बयान दिया गया है। अब ये वैसा हो गया है जैसे अगर आपके मोहल्ले में कोई कुत्ता भौंक रहा हो अचानक रात के सन्नाटे में, और पहली बार कर रहा हो तो आपकी नींद खुलती है, लेकिन अगर वो रोज करने लगे तो फिर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन अब भौंकना तो मजबूरी है कमोडोर।
ये रेजोल्यूशंस जो होते हैं एक टाइम पे उस समय की स्थिति पे होते हैं। उसके बाद तो 1972 का भी जो हुआ है शिमला एग्रीमेंट, उसके बाद 1999 का भी जो लाहौर में डिक्लेरेशन हुई है, तो उन डिक्लेरेशन में क्या कहते हैं, द्विपक्षीय हम लोग विचार करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह 820 में राज कर रहे थे, उनकी अंपायर कहाँ तक थी स्थित? तो बहुत दूर तक थी, अफगानिस्तान तक, खैबर पास तक स्थित थी। तो क्या भारत आज ये कहेगा कि नहीं जी नहीं, हमारी तो एम्पायर, भारत की एम्पायर 1820 में थी खैबर पास तक, तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारा। हम तो वो नहीं कह रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीओके दे दो प्यार से, जो आपने छीना था, बाकी हमें चिंता नहीं है। किसी ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बात कही, मेजर गौरव आर्य, किसी ने ये कहा कि भाई साहब अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकते हैं तो बंटवारा क्यों हुआ, और अगर बंटवारा हो गया है तो फिर अलग ही रहना चाहिए ना। ये तो बात फिर बहुत आगे निकलेगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके चूड़ियां तोड़ना इनका बंद कब होगा? इनका बंद नहीं होगा। देखिए, जब ये इसके मेंबर नहीं थे तब भी यही काम कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2-3 साल पहले जब बिलावल थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो इनको एक फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच दी। वो 17-18 मिनट की स्पीच थी और पूरी की पूरी कश्मीर में थी। तो लोगों ने बोला, भाईजान आपको बुलाया था तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपने कश्मीर के ऊपर स्पीच दे दी। गाय की कहानी। ये वही वाला है सर, ये वही वाला है कि माय फादर पे ऐसे आए, लेकिन वो काऊ का ऐसे जिसने पढ़ा होता है वो वहां पर भी काऊ लिख के आ जाता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। हज मामले को लेकर होने वाली बैठक में नहीं बुलाया, बैठक में भारत शामिल मगर पाकिस्तान को न्योता नहीं। भारत की तरफ से बैठक में जफर सरेश वाला शामिल। अब बताइए, हज को लेकर बैठक हो रही है, पाकिस्तान का नुमाइंदा वहां नहीं है, भारत का नुमाइंदा देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं जफर सरेश वाला। सही बात है, उम्मा वाली बात तो कोई रही नहीं, कम से कम उम्मा वाली बात, उम्मा है लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है, इसीलिए उम्मा वाली बात नहीं रही। उन्होंने देखा है पाकिस्तान में उम्मा वाली कोई बात नहीं। ईरान पर अटैक हो रहा था, आप जाके लंच खा रहे थे यूएस में, जिसने GB-57 भेजा, तो उन्होंने कहा ये इस लायक नहीं है। टेबल पे जितने तरह का खाना परोसा गया है, पाकिस्तान को लालच बढ़ा रहा होगा, भाई साहब खाने ही बुला लेते कम से कम। और क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में निंदा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग। हमले में शामिल आतंकी टेरर फंडिंग करने वालों को कानूनी शिकंजे में लाने पर जोर। बात तो इस पर भी बहुत कुछ करने का दिल कर रहा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मेजर गौरव आर्य, धन्यवाद आपका हमको ज्वाइन करने के लिए। कहीं भी रहें लेकिन प्रतिशोध तो जारी रहेगा, मेजर गौरव आर्य का भी ये कहना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी यहाँ पहुँचने के लिए और हिस्सा लेने के लिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।